सो हाय गाइज, वेलकम बैक इन एडुग्रोन। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ हो गए। तो यार आज अपन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन करने जा रहे हैं। ये चैप्टर बहुत ही मजेदार चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम है। ठीक है, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 साइंस का, जो कि फिजिक्स का पार्ट है। क्लियर है यार, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसलिए क्योंकि आप बचपन से ही चीज़ें देखते आ रहे हो। बचपन से आप इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी सारे डिवाइसेस देखते आ रहे हो। हफ्ते में एक आध बार झटके लगी जाते होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, तो वो क्यों लगते हैं, कैसे होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे आती है आपके घर में, ठीक है, फ्यूज कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी काम कैसे करता है, ये सब आज बहुत इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टिंग वे में अपन इस वीडियो में खत्म करने वाले हैं। हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि एज अ फंडामेंटल कोर्स आपका एक फंडामेंटल, आपका बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि फ्यूचर में जब आप पढ़ाई करोगे, 11th 12th में चीज़ें जब पढ़ोगे, IIT JEE नीट की तैयारी करोगे, तो कम से कम ये तो लगेगा कि हाँ यार मैंने कहीं तो कुछ पढ़ा था। बेसिक बेस आपका जो है वो मजबूत होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यार स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बट उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अगर वीडियो पसंद आए तो। चलिए शुरू करते हैं। तो यार हम शुरुआत करेंगे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से। ठीक है, ये जो वीडियो है स्पेशली इंट्रोडक्शन वीडियो ही मैं बना रहा हूँ। स्टार्टिंग हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे, बट यार कुछ बेसिक चीज़ें अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि आपके बहुत बड़ा काम का है। बाकी इस चैप्टर के नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट edugrown.in पे विजिट करके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यार इंट्रोडक्शन कंप्लीट करने के बाद हम करंट को थोड़ा जरा समझने की कोशिश करेंगे। करंट के बाद हम पोटेंशियल डिफरेंस को समझेंगे। ठीक है, वोल्ट मीटर क्या होता है ये सब देखेंगे। उसके बाद हम कुछ सैम्बल्स का पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ इलेक्ट्रीशियन आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए, फ्यूचर में आप बनोगे लाइक दैट। ठीक है, ओम्स लॉ के बड़ा नामी लॉ है, इसके बारे में अपन देखेंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके बाद रिहोस्ट क्या होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, ये देखेंगे। रेजिस्टिविटी क्या होता है, इसको चेकआउट करेंगे। अगर रजिस्टर सीरीज में लगा है या रजिस्टर पैरेलल में लगा है तो उनका फॉर्मूला कैसे होता है, उनको कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, उनका फॉर्मूला डेरिवेशन वगैरह हम करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे उस चीज़ पे। एडवांटेजेस की बात करेंगे कि पैरेलल लगाना ज़्यादा अच्छा रहता है या सीरीज में रजिस्टर लगाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी ठंडी में आप सेकते हो लाइक है ना, तो हीटिंग इफेक्ट के बारे में देखेंगे, उसका फॉर्मूला देखेंगे, इस पर न्यूमेरिकल भी हम लगाने वाले हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आफ्टर दैट जो फिलामेंट यूज़ करते हैं हम बल्ब में, जिससे हमारा जो इतनी ज़्यादा हीट होने की वजह बाद भी हमारा फिलामेंट पिघलता नहीं है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हम इलेक्ट्रिक फ्यूज़ को पढ़ेंगे। अपने घरों में हम इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्यों यूज़ करते हैं, वो किससे बना होता है, क्यों बनाते हैं उसको, क्यों यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कि आपके घर में कितनी बिजली बिल उठी है, आप उसके हिसाब से जो पैसे पे करते हो वो कैसे बनता है, काम करता है। हमारी घर में जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो होता है वो किस तरीके से करते हैं, उसका एक बेसिक नमूना वगैरह अपन देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, बट अपन स्टार्ट करते हैं। आज का मेन टॉपिक रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक टर्म, और हम शुरुआत करने वाले हैं यार इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो जब भी आप चार्ज की स्टडी करते हो ना, उसको ही इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक आ रहा है ना आपके वर्ड में, इलेक्ट्री, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की बात करना, यानी चार्जेस की बात करना। ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी दो तरीके की होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होती है हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, स्टैटिक का मतलब होता है बच्चा लो रेस्ट। ठीक है, चार्ज इलेक्ट्रो मतलब चार्ज। अगर आपका चार्ज रेस्ट में है उसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। लाइक स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, चार्ज की स्टडी करना जब और वो रेस्ट में है, देन इन दैट केस हम उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल है, आप पहले क्लॉथ ले लेते, बचपन में अपने स्केल लेकर क्लॉथ में रगड़ते थे तो उससे क्या होता, चार्ज ट्रांसफर हो जाता था। उसके बाद छोटे छोटे अगर आप पेपर्स रखे तो उससे आकर चिपक जाते थे, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता था। आपका हेयर अचानक से कुर्सी में बैठते थे तो अचानक से कुर्सी में करेंट आ जाता था, आपके पूरे बॉडी के हेयर जो है वो खड़े हो जाते थे लाइक दैट, ये सब स्टैटिक चार्ज है। वहीं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जब पढ़ेंगे तो स्टडी ऑफ चार्ज एट मोशन। ठीक है, चार्ज की स्टडी जब वो मोशन करता रहो, लाइक सेल, जब इलेक्ट्रिसिटी बल्ब जलती है तो सेल से क्या होता है, चार्ज क्या करती है, मोशन करती है, इस तरीके से मूव करती है, चार्ज का मोशन होता है जिसकी वजह से हमारे बल्ब, हमारे अप्लायंसेस वगैरह जलते हैं। तो ऐसे को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी स्टडी ऑफ चार्ज एट मोशन। क्लियर, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं यार कंडक्टर को और इंसुलेटर को जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो कंडक्टर क्या होता है, नाउ एनी मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। ध्यान देना, एनी मटेरियल
that allows electric current to pass through it। ठीक है, कोई भी मटेरियल अगर वो इलेक्ट्रिक करंट को उसके अंदर पास होने देता है देन ऐसे मटेरियल को अपन कंडक्टर कहते हैं। एग्जांपल ले लिया जाए कॉपर, जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील और एनी मेटल ऑल आर द कंडक्टर्स। मेटल में बड़ी आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, पास होता है ना। वहीं हम इंसुलेटर की बात करें तो एनी मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देते हैं। चार्ज इलेक्ट्रिक सर्किट या जो भी सब्सटेंस है उसमें चार्ज पार्टिकल जो है वो फ्लो ही नहीं हो पाते हैं, और चार्ज जब फ्लो ही नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होगा यार। अगर देखो कैसे समझो, अगर ये एक वायर है तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी यहां से डाल रहे हो तो यहां पे निकलना चाहिए नहीं, ये तब ऐसा होगा। एक्चुअली क्या होता है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वायर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस तरीके से अलग अलग और डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, इधर उधर भागते रहते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। जैसे आप यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हो, वोल्टेज प्रोवाइड करते हो, वोल्टेज इनको एक पाथ देता है जिसकी वजह से ये ऑर्गेनाइज्ड मैनर में एक दूसरे को ढकेलते हुए पुश करते हुए आगे बढ़ते हैं, एंड देन इस तरीके से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है अपना पोजीशन चेंज करते हुए आगे आता है, और यही चेंज इन पोजीशन आपकी इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट कहलाता है, ईएमएफ डेवलपमेंट कहलाता है। तो इंसुलेटर्स जो होते हैं उसमें ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, और कहा जाए अगर इंसुलेटर्स की बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी दूर दूर होते हैं, लाइक दैट। पास ऐसी नहीं है कि इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी एकदम पास नहीं होता है बट बहुत कम, इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत दूर दूर होते हैं। आप मान लीजिए इसमें आपने वोल्टेज दिया तो फिर इसको ढकेलने के लिए इतना ट्रेवल करना पड़ेगा। मान लो ट्रेवल करते करते उसकी एनर्जी यहीं खत्म हो गई तो फिर यहाँ पे पहुंचा ही नहीं, है ना। फिर ये मान लो यहीं पे, तो इस तरीके से ये एक दूसरे को पुश नहीं कर पाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाती है। बट वहीं मेटल्स की बात करें तो काफी क्लोज्ड होते हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स, और पूरे डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में भरे रहते हैं। एक को दो तो तुरंत एक चिपक के एक दूसरे को पुश करके अपन आराम से मूवमेंट होने लगता है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? आई होप आपको कंडक्टर और इंसुलेटर क्लियर हो गया। इंसुलेटर का एग्जांपल लिया जाए तो इंसुलेटर के एग्जांपल हैं प्लास्टिक्स हो गया, रबर हो गया, ग्लास हो गया, क्लॉथ हो गया, वुड आर द एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट है यार अगला टॉपिक हमारा, हाउ डू मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ एग्जांपल देके समझाया कि किस तरीके से मेटल्स में जो मेटल की जो वायर्स होती हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं और डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में रहते हैं और भर के रहते हैं, क्लोज्ड रहते हैं, भर के। हल्का सा वोल्टेज आप दोगे तो वोल्टेज क्या करता है, उनको पाथ प्रोवाइड करता है, इनको पुश करता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है और वो क्या होते हैं, उनको एक पाथ मिलता है ना। तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को पुश करके एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है, ईएमएफ डेवलप होता है, लाइक दैट। अब देखो ध्यान से, टू बिकम अ गुड कंडक्टर, अगर किसी मेटल को गुड कंडक्टर होना है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना है, देन दे मस्ट पोसेस फ्री चार्ज कैरियर। उसके अंदर फ्री चार्ज यानी चार्जेस जो चार्ज जो है वो फ्री होने चाहिए। सब अगर बंदे होंगे तो फिर काम कौन करेगा, सब बिजनेसमैन ही बन जाएंगे तो यार फिर जॉब कौन करेगा, फिर उनके काम कौन करेंगे, सब मालिक ही बन जाएंगे तो फिर काम कौन करेगा, लाइक दैट, है ना। तो क्या होता है, अब मेटल्स की बात करें तो मेटल्स के जो एटम्स होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, लाइक दिस, और नॉन मेटल्स के जो एटम्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, लाइक दिस, आपको दिख रहा होगा। क्लियर? तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये अब ये जो बीच में होता है न्यूक्लियस, ये क्या है, बीच में न्यूक्लियस। अभी भाई इस न्यूक्लियस की ना एक लिमिटेशन होती है ना। क्या लिमिटेशन होती है कि यार हर मैग्नेट, जैसे अपन मैग्नेट पढ़ते हैं, मैग्नेट को एग्जांपल लेते हैं, तो जब हम मैग्नेट यूज करते हैं घर में तो अपन मैग्नेट को थोड़ा सा लोहे को लाते हैं तो वो चिपक जाता है, थोड़े लोहे को और दूर करते हैं देन अगेन चिपक जाता है ऑटोमेटिक, देन अगेन ऑटोमेटिक। फिर जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते रहते हैं उस मैग्नेटिक इफेक्ट कम होता जाता है, फिर लास्ट में ऐसे जगह पे हम रख देंगे, डिस्टेंस हो जाएगा मेटल का कि वहां तक उसकी मैग्नेटिक इफेक्ट जाएगी नहीं, वो मेटल चिपकेगा ही नहीं, लाइक दैट, है ना। उसी तरीके से इस न्यूक्लियस, हर एटम्स के अंदर, हर एटम जो होता है ना वो उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो उसका माइंड होता है एटम का, ठीक है, देखा जाए तो ये कंट्रोल करता है। तो इसके जैसे सन है, सन के आसपास हमारे क्या पूरे हमारे जो प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि सन की जो मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज्यादा है कि उनको पकड़ के रखती है, अदरवाइज ये दूर नहीं चले जाते। उसी तरीके से न्यूक्लियस को भी सन मान लो और इसकी समझ लो, इसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो काफी ज्यादा होती है, तो फिर भी इतनी होती है कि यार उसने, चलो ये फर्स्ट सेल हुआ, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल और ये फोर्थ, 4 सेल आपको दिख रहा है। उसने फर्स्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको तो बहुत तेजी से जकड़ के रखा हुआ है, सेकंड वाले हैं उनको भी बड़ी अच्छी से जकड़ के रखा है सारे इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि भाई यहाँ तक उसकी पावर अच्छी पकड़ है, इस बंदे की अच्छी पकड़ है।
फिर और चलते थर्ड सेल में, तो थर्ड सेल वाले को भी उसने अच्छे से पकड़ के रखा है, बट इस टाइम पे क्या हो गया, थोड़ी सी इसकी पावर कम हो गई थर्ड सेल में। अब आखिरी जो फोर्थ सेल जो है ऑर्बिट है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है इस पे इसका बस ही बहुत कम होता है, बहुत इसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत कम होती है, जिसकी वजह से हल्का सा कुछ एक्सटर्नल फोर्स देने से ये इलेक्ट्रॉन्स उचक के बाहर चले जाते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं कहलाते हैं, इन्हीं को कहते हैं अपन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बड़ी आसानी से हल्की से डिस्टर्ब करने से इलेक्ट्रॉन्स बड़ी आसानी से अपने ऑर्बिट से निकल जाते हैं, अपने ऑर्बिट से निकल जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस का इन पे अच्छी पकड़ नहीं होती है। ठीक है, तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, अगर मेटल बनाओ तो ये एटम्स हो गए, तो इन एटम्स के बीच में यही कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से घूमते रहते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में, और जब हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं ये सब ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इस तरीके से एक दूसरे को पुश करके आगे बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से ईएमएफ और इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है। ठीक है, और वहीं हम नॉन मेटल की बात करते हैं, तो नॉन मेटल के जो स्मॉल एटम छोटे होने की वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो बड़ी आसानी से सबको एकदम अच्छे से पकड़ के रखता है, सबको पकड़ के रखता है। तो इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है कहा जाए एक तरीके से, बट होते हैं। रियलिटी देखोगे तो हाँ, एक आध दो आपको कहीं से हो सकता है कि सब पे इसकी पावर ना चल रही, कोई एक हो एक्सटर्नल फोर्स मैंने लगाया और एक उचक के बाहर है, सब पे तो नहीं सेम अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स लगाया, सारे इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं निकले, बट एक आध निकल गया कुछ और प्रॉब्लम, अदर प्रॉब्लम्स की वजह से। ठीक है, बट एक से क्या होगा, ये कहां तक जाएगा, कहां तक पुश कर पाएगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो कैसे फ्लोइंग स्टार्ट होगी, है ना। तो नॉन मेटल इसी वजह से इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने न्यूक्लियस से एकदम फिक्स्ड अटैच रहते हैं, तो कोई फ्री बचता नहीं है जो वोल्टेज को उनके या फिर मैसेजेस को पास करे, तो कैसे काम चलेगा, नहीं चलेगा। सो नॉन मेटल जो होता है वो इंसुलेटर होता है, और जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर होते हैं। रीजन, क्योंकि इसमें फ्री चार्ज होते हैं जो चार्ज इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अभी कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, चार्ज है क्या। चार्ज इज अ फंडामेंटल पार्टिकल इन एटम। एटम में कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स है जिन्हें हम चार्ज कहते हैं। जैसे देखो, ये एक एटम है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज का, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज का, और न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल चार्ज, जीरो। ठीक है, तो ये क्या है, चार्ज फंडामेंटल पार्टिकल्स है किसके, एटम्स के। ठीक है, एंड इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। नाउ लाइक चार्ज रेपल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब लाइक चार्ज यानी प्लस और प्लस क्या करेंगे, एक दूसरे को रेपल करेंगे, दूर भागेंगे एक दूसरे से। ठीक है, माइनस माइनस एक दूसरे से अगेन ये दूर भागेंगे, रेपल करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, रेपल करेंगे, ये भी एक दूसरे से दूर भागेंगे, रेपल करेंगे। ठीक है, वहीं पे अगर मैं प्लस और माइनस बना दूं तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अपनी ओर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यही है रीजन, है ना। जैसे मैग्नेट में साउथ पोल मैग्नेट दूर भागता है, और वहीं साउथ पोल नॉर्थ पोल कर देते हो तो मैग्नेट चिपक जाता है। तो लाइक दैट यहाँ भी ऐसा ही होता है। ठीक है, नाउ जो कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। अब जो चार्ज की जो एसआई यूनिट है, जो यूनिट है उसे हम कूलम कहते हैं। चार्ज की को हम कूलम से, उसकी एसआई यूनिट कूलम होती है, तो सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, अब 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ध्यान देना। तो 1 कूलम चार्ज में बच्चा लोग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, है ना। 1 कूलम किसकी यूनिट है, चार्ज की यूनिट है। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 × 10⁻18। इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम चार्ज में, सोचो भाई कितने ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब देखो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं भैया ये बताओ। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻−19 कूलम होते हैं। ठीक है, ये इसी का अपोजिट, इसको 1 से 6 × 10⁻18 को डिवाइड करोगे तो 1.6 × 10⁻−19 कूलम आ जाएगा। तो ये दो चीज बड़ा याद रखना बड़े अच्छे से। एक कूलम में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन्स में 1.6 × 10⁻−19 कूलम होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम अच्छे से याद रखना। ठीक है, अब देखो जो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है। चार्ज का फॉर्मूला होता है, चार्ज को अपन देखो Q से डिनोट करते हैं, Q से डिनोट करते हैं टोटल चार्ज को, और इसका फॉर्मूला होता है चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वेयर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप इसकी हेल्प से बड़ी आसानी से आप किसी भी एलिमेंट का आप टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। Q इज इक्वल टू NE। उसके लिए आपको उस एलिमेंट के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पता करना पड़ेगा,
और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है वो पता करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल से मैं आपको इस चीज को समझाता हूं। जैसे कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन में, क्लियर है, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज कितना हो जाएगा कार्बन की? चार्ज, टोटल चार्ज कार्बन की कितनी हो जाएगी? डेट इज फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है भाई? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बस इनको कर दो सॉल्व, आपका टोटल चार्ज निकल गया। कार्बन में टोटल चार्ज कितने हैं आपके निकल जाएंगे। आसान है ना? सो यार आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।